हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 3 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें भी जो सवाल रिपीटेड थे और जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो पहले इनके भुजा की लंबाई निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए। अगर बात समचतुर्भुज की करें और विकर्णों की लंबाई दे रखा हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसको क्या करना है। प्रत्येक विकर्ण को 2 से डिवाइड करना है। अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उस पर आपको पाइथागोरस लगा के h का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई। हमें चाहिए इनका परिमाप। तो समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर होंगे, तो एक भुजा 13 है तो चार भुजा का योगफल कितना होगा, 13 गुना 4 यानी कि 52 सेंटीमीटर। तो 52 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए, ये है क्रमागत विषम संख्या। आप जानते हैं कि क्रमागत विषम संख्या हो या फिर क्रमागत सम संख्या हो, ये सब सीरीज में होते हैं। अगर इनका एवरेज 51 है तो इसका मतलब इस सीरीज का बीच वाला संख्या 51 होगा। तो हमें छोटी संख्या चाहिए तो 51 से पहले आपको आना होगा। ठीक है, टोटल 7 नंबर है, बीच में एक नंबर आपको पता है, तो 3 नंबर पीछे होगा, 3 नंबर आगे होगा। तो पीछे वाले कौन नंबर होंगे, 3। तो 51 से पहले विषम संख्या 49, उससे पहले 47 और उससे पहले 45। तो ये 3 नंबर है, इनमें से छोटी संख्या चाहिए। 45 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो आगे वाले 3 नंबर लिखते, लास्ट वाला इसका आंसर होता। आगे, दो संख्याओं का गुणनफल 63 है तथा उनका अंतर 7 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, जिसमें ए जो है बी से बड़ी है। ठीक है, अब कंडीशन के अनुसार आप लिख लीजिए। ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 63 है, तो यहाँ से ए बी बराबर 63 लिख सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस 7 है, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें निकालना है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि आपके पास a माइनस बी और ए बी का वैल्यू दिया हो तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर रखेंगे a माइनस बी 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab। ए बी 63 है, इसका 2 गुना 126, जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 160 प्लस 15 175। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 992 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, सवाल आसान है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो ये दे रखा है, तो इसको आप x के टर्म में मानेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। और सवाल में दे रखा है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 992 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 2 इंटू एल बी, यानी यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर। उसके बाद बी एच यानी कि 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद एच एल यानी कि लास्ट और फर्स्ट, ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। बराबर कर देंगे जो एक्चुअल क्षेत्रफल दे रखा है 992। अब चाहे तो कटा सकते, नहीं तो जोड़ लीजिए। 15 6 21 10 31 दूना 62। ठीक है, 62 एक्स स्क्वायर हुआ बराबर 992 है। अब कटाएंगे 31 से 2 बार में, 31 तिया 93 बचा 6, 31 दूना 62, 2 से फिर काट देंगे इसको 16 बार में। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4। तो ये चीज़ आपको मिला है। अब देखिए, आपको ज्ञात करना है आयतन। तो यहाँ से अगर आप आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि तीनों को गुना करना होगा। तो 5 तिया 15 दूना 30
और x का क्यूब, ये आयतन आएगा। यहाँ पर आपको x का ये वैल्यू रखना होगा। तो 30 गुना 4 का क्यूब देना है, यहाँ पर x क्यूब है तो ये आ जाएगा 64। तो 64 दिया होता है 192 और उस पर एक जीरो आएगा तो 1920 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर में है तो मीटर क्यूब जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। यदि दोनों भागों का अनुपात 7:5 है तो बड़े भाग को x मानकर इस स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये जो पहली भाग है ये दूसरे से 10 अधिक है और दोनों का रेशियो 7:5 है। तो अगर हम लोग ये दूसरे भाग को x मान लें, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि x मानने के लिए अगर दूसरे भाग को x मान ले तो पहला भाग कितना होगा, x से 10 अधिक यानी x + 10 हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो यानी पहला और दूसरा भाग का ये दे रखा है 7:5। तो यहाँ से आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 गुना ये हो जाएगा। तो आप इसी तरह से लिख दीजिए और इधर हो जाएगा x गुना 7 7x। तो ये चीज़ आपको मिला है ऑप्शन नंबर सी में, यही चीज़ दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, 100 आदमियों के लिए 13 दिनों का राशन है। यदि 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो यह राशन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, आसान सवाल है, आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप मान लीजिए एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट राशन खाता है। तो 100 आदमियों के लिए 13 दिन का राशन है तो टोटल राशन कितना हो गया, 100 गुना 13। ठीक है, अब इस राशन को कौन खाएगा, ये कह रहा है कि 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि 100 आदमी पहले से, तो कुल मिला के 100 प्लस का 30 130 आदमी इस राशन को खाएगा। तो कितना दिन चलेगा, डिवाइड कर देंगे, 13 से ये कट जाएगा 10 बार में, जीरो आप काट दीजिए तो 10 दिन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि x और 250 का माध्य 50 है, ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार लीजिए। यहाँ जो सवाल है x और 250 का माध्य अनुपात अगर 50 दिया है तो x का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर दो नंबर रहे a और b, अगर इसका हमें माध्य अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, √AB। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा √x गुना 250 और ये दे रखा है कितना, माध्य अनुपात 50, तो इसको 50 के बराबर करेंगे। यहाँ रूट है, हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x गुना 250 और इस तरफ 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500। तो 250 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। आगे, मनोज को 50% की छूट पर एक नया पर्दा मिला। यदि मनोज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 251 रुपया अतिरिक्त देने पड़ते। मनोज ने पर्दा के लिए कितना भुगतान किया। ठीक है, तो देखिए आसान सवाल, आप देख रहे हैं कि इसको 50% का डिस्काउंट मिला है। कहने का मतलब जो इस पर्दा का प्राइस था उस पर ये 50% का डिस्काउंट लिया तो 50% ही पे किया होगा। और ये क्या कह रहा है कि अगर इसको छूट नहीं मिलती तो 251 अतिरिक्त देने पड़ते। यानी हम कह सकते कि ये जो डिस्काउंट है 50%, ये 251 के बराबर है। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कि मनोज ने पर्दा के लिए कितना भुगतान किया। देखिए अगर 50% का उसको डिस्काउंट मिला तो 50% ही भुगतान किया होगा और यहाँ पर 50% का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो 251 रुपया ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे, तो दो वस्तुएं 360 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। दोनों लेन देन में उसे शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का इक्वल है। जब सेलिंग प्राइस इक्वल रहता है तो हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 20% हो जाएगा 1/5। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पहला वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो इस पर प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो ये किस रेशियो में हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर 5 है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 + 1 6 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा वस्तु का अगर बात करें तो इसको 10% यहाँ पर हानि हो रहा है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। अगर इसका क्रय मूल्य 10 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 10 पर 1 का नुकसान यानी कि 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है, दूसरा वस्तु का 9 है, जबकि हमें दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि 360 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर भी रेशियो में आपको इक्वल कर लेना है।
तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 18, तो दोनों को आप 18 बना लीजिए। तो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। अब देखिए ये क्या रेशियो बना, 5 तिया 15 और यहाँ पर 6 तिया 18। उसी तरह दूसरा का भी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 20:18। अब हमें निकालना है इनका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए ये रहा आपका क्रय मूल्य और ये रहा विक्रय मूल्य। अगर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य देखें तो 20 + 15 ये हो जाएगा 35 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 + 18 36। तो 35 का सामान ये 36 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट है किसके ऊपर 35 के ऊपर। तो 1/35 कितना परसेंट होगा 100% से गुना करके निकाल लेंगे। और यहाँ प्लस में आया है तो यहाँ प्रॉफिट होगा, पहला दोनों ऑप्शन आप हटा दीजिए। तो डिवाइड करेंगे, 5 से 7 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में। तो 7 से 3 बार में तो कटेगा नहीं, तो 2 बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। तो 2 के बाद पॉइंट ऑप्शन नंबर सी में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसको सरल करना है तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 3x को a मान लें और 7 को b मान लें तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर और ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता फॉर्मूला, देखिए a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 4ab। यानी आपको 4 × a क्या है, a है 3x, b है 7, तो यहाँ पर रख देना है 3x और 7। तो गुना करने के बाद 12 × 7 = 84x आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर यहाँ पर आपको प्लस दिया रहता तब जाके आपको क्या लगाना होता, 2 × a² + b²। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना होता अगर यहाँ पर प्लस रहता। ठीक है, आगे इसके बाद 3 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यदि साइन ए 3/5 है तथा एक न्यून कोण है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या करिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। ये क्या है 2 cot² a - cosec² a। तो आप जानते हैं cot² और cosec² में क्या संबंध होता है, ये होता है cosec² a - cot² a = 1 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये चीज़ खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए 2 cot² है, इनमें से एक cot² आप बाहर कर लीजिए, तो बचा क्या प्लस का cot² a, उसके बाद लास्ट में है माइनस का cosec² a। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ये देखिए cosec² a - cot² a = 1 है, लेकिन यहाँ पर cotec² प्लस में है और cos² माइनस में है, यानी कि यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू -1 होगा। अब यहाँ पर cot² a यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ये p है आपका, ये क्या है h है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा 4। कॉट होता है b/p, तो ये b 4 है p 3 है, यानी 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो जाएगा। 16/9 में एक घटाना है तो कितना आ जाएगा 7/9। ये इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 39 महीनों के लिए 9,95,500 रुपया उधार लिए। उसे कुल कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा उसे कुल कितना ब्याज भुगतान करना होगा। ठीक है, तो हमें ब्याज प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर रेट दे रखा है ये 4% वार्षिक और टाइम ये दे रखा महीनों में, तो क्या करना होगा ये टाइम को वर्ष में बदलना होगा। तो 39 महीना है टोटल टाइम, इसमें 36 महीना हो जाएगा 3 वर्ष, उसके बाद बचा 3 महीना। अब देखिए इसको यहाँ पर टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, अगर एक वर्ष में 4% मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा 4 तिया 12%। उसके बाद 3 महीना में इसको कितना परसेंट मिलेगा, ये जो 4% मिल रहा है ये मिल रहा है 12 महीना में, तो 3 महीना का यहाँ पर 1% होगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए अगर 12 महीनों को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीना मिलेगा, उसी तरह रेट को भी आप 4 से डिवाइड करिए तो 1% मिलेगा। तो टोटल जो ब्याज हो गया इसका 12 × 1 = 13%। और मूलधन है 9,95,500, इसका हमें निकालना है 13%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप चाहे तो 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, नहीं तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग है, निकालना आसान है। परसेंटेज के लिए ये जो 0 है 2 इसको काट देंगे, 13 × 5 = 65 बचा 6, 13 × 5 = 65 6 71, तो लास्ट में 15 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इसका सरलित रूप है। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो इसको फॉर्मूला पे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई वैल्यू ले लीजिए। तो x बराबर यहाँ पर 1 ले लेंगे, ऑप्शन में पहले रखेंगे,
क्या ये 1 पे अलग अलग हो रहा है या फिर कोई ऑप्शन सेम हो रहा है। अगर यहाँ एक रखें तो 17 3 20 दिया 60 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर यहाँ एक लें तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, माइनस का 22 आया। और 17 6 23 दूना 46 आ जाएगा इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 14 तिया माइनस का 42, यानी सभी ऑप्शन अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में x बराबर 1 रखना है। तो अगर 1 रखेंगे तो 5 2 7 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस 5 माइनस का 3 हो गया। उसके बाद माइनस है और 2 माइनस 3 माइनस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के बाद प्लस 1 आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 तिया 21, ये हो गया माइनस 21 और माइनस 1 कुल मिला के माइनस का 22। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आया था माइनस 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी इस कार्य को 1 दिन में करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप टाइम को अगर देखेंगे तो 2 दिन से 1 दिन हुआ है, यानी टाइम जो है आधा हो गया है। तो यहाँ पर मेन पावर को आपको क्या करना होगा, इसको 2 गुना करना होगा। ठीक है, तो 2 आदमी है, इसका 2 गुना करेंगे तो 4 आदमी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, श्रेया अपनी मासिक आय का 10% किराए पर खर्च करती है, शेष का 20% घरेलू ज़रूरतों पर खर्च करती है और शेष का 25% खाने पर खर्च करती है तथा बाकी की बचत करती है। अंततः वह 78,300 रुपया बचाती है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में आपको देखना है कि डेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है लास्ट का बचत। तो आपको बचत पर फोकस करना। देखिए यहाँ पर 10% किराए पर खर्च करती है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी अगर उसका मासिक वेतन 10 यूनिट है तो वो 1 यूनिट जो है वो किराए पर खर्च करती है। तो बचा कितना उसके पास, 9 यूनिट। फिर अगला 20% है, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी अब अगर उसके पास 5 यूनिट धन है तो उस पर 1 यूनिट जो है वो घरेलू खर्च पर खर्च करती है। तो बचा कितना, 4। सेम उसी तरह यहाँ 25% खाने पर खर्च करती है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर अब उसके पास 4 यूनिट है तो उस पर वो 1 यूनिट जो है खाने पर खर्च करती है। तो बचा कितना, 3। अब नहीं है। अब अगर आप इस तरफ गुना करिएगा, और गुना करने से पहले आपको देखना है कि कटने वाला अगर है तो काट देंगे। जैसे यहाँ पर 4 कट रहा है, काट दिए, तो यहाँ पर हो गया 50 और यहाँ पर हो गया 9 तिया 27। यानी कह सकते हैं कि अगर उस वो महीना का 50 रुपया कमाती है तो 27 रुपया उसका बचत होता है। लेकिन एक्चुअल में वो जो कमाती है वो हमें निकालना है और बचत ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70 यूनिट का वैल्यू ये 78,300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना बार में जाएगा, 27 दूना 54, बचा कितना, 24। ठीक है, 24 पर 3 आएगा 243 हुआ, 27 नवा 243 होता है। उसके बाद डबल जीरो आपको लगा देना है। तो 50 का भी 2900 गुना करेंगे तो कितना होगा, 29 पंचे 145, उस पर 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, कुल मिला के 3 जीरो आएगा। तो 1,45,000 इसका जो है मासिक आय है। ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है तथा प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष है तो अनिरुद्ध की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो अनिरुद्ध है ये प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है। तो ये जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है, अनिरुद्ध के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि अनिरुद्ध प्रवीण से बड़ा है लेकिन सुमन से छोटा है। लिखेंगे, ये मान लीजिए अनिरुद्ध है ए, तो ये प्रवीण से बड़ा है तो इसको ऊपर लिखें, और ये जो अनिरुद्ध है ये सुमन से छोटा है तो सुमन को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और इन तीनों में बराबर का गैप होगा क्योंकि ये कह रहा उतना ही बड़ा है जितना वह छोटा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये तीनों के बीच का गैप बराबर है तो तीनों एक तरह का सीरीज हुआ, और सीरीज में अगर हमें ए का वैल्यू यानी अनिरुद्ध का वैल्यू निकालना है तो इनका अगर एवरेज ले लें तो इसका ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए सीरीज का फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो एस प्लस पी करके 2 से डिवाइड करना होगा। यानी एस मतलब सुमन और पी मतलब प्रवीण, इन दोनों के आयु का योगफल ये देखिए कहा गया है 36 वर्ष है। तो यहाँ पर 36/2 जो है इसका आंसर होगा। कटाने के बाद कितना आएगा, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप इसको दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, जैसे ये तीनों में बराबर का गैप है तो ये सबसे बड़ा हुआ
तो यहाँ पर हो जाएगा S माइनस ए बराबर, ये देखिए अनिरुद्ध यहाँ पर प्रवीण से बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा A माइनस बी। तो आप यहाँ से भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे 8 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। 8 पुरुष एक दिन कार्य करके चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में जब भी ये या वाला कंडीशन रहता है तो यहाँ पर हम लोग मैन और वुमेन का इफिशिएंसी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुष का इफिशिएंसी हो जाएगा यानी 9 यूनिट, और पुरुष का जो संख्या है ये महिलाओं का इफिशिएंसी हो जाएगा यानी कि 8 यूनिट। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, आप किन्हीं से निकाल सकते हैं। मान लीजिए पुरुष यहाँ पर 8 है तो 8 पुरुष गुना, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पुरुष का एफिशिएंसी क्या है 9 है, तो 9 से गुना करेंगे और इसको लग रहे हैं टोटल 2 दिन का टाइम, तो 2 से भी गुना करेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ हो जाएगा 72 दुना 144 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि 8 पुरुष एक दिन कार्य करके चले जाते हैं। देखिए एक पुरुष का एफिशिएंसी 9 है, 8 पुरुष टोटल कितना काम करेंगे, तो 8 गुना 9 यानी कि 72 यूनिट। यानी कहने का मतलब 144 में 72 यूनिट काम पुरुष करके चले गए, तो बचे कितने 72 यूनिट। अब इस काम को कौन करेंगे, ये कह रहा है कि इसको 9 दिन में करना है महिलाओं के द्वारा, तो कितना महिला यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए टोटल वर्क बचा है अब 72, इसको करना है 9 दिन में, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा कितना 8, यानी एक दिन में 8 यूनिट काम होना चाहिए। तो 8 यूनिट यहाँ पर किसका एफिशिएंसी, देखिए एक महिला का एफिशिएंसी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाग है और यहाँ ऑफ है, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो 10 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। इसके बाद प्लस करना आपको 14/3, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 9 × 27 + 14, ये हो जाएगा 41/3। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे तो इसके साथ है 5/3, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दीजिए गुना 5/3, तो ये हो जाएगा 41 पंच यानी कि 205/9। अब आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करके कितना निकाला 205। अब ये है 3 दाही 30 1 31/3, और आगे भाग है तो इसको गुना कर दीजिए और आगे का वैल्यू है 205/9, तो ये पलट जाएगा 9/205 हो जाएगा। 3 से इसको कटा देंगे 3 बार में, 3 गुना 31 93/205 जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे संख्या ये है, इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पॉइंट के बाद 2323 यानी 23 का रेकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23.23 और 23 पर रेकरिंग। इसको बदलना है फ्रैक्शन में, तो क्या तरीका होता है, आप चाहें तो 23 को अलग रख सकते हैं और 0.23 को फ्रैक्शन में बदल के फिर जोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। इसका जो तरीका होता है, आपको पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर लिखना होता है। क्या बन रहा है 2323, तो 2323 लिखेंगे। उसके बाद इसमें वो माइनस करना होता है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 23 है तो 23 माइनस कर देंगे, और नीचे नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग होता है उतना 9 पड़ता है, तो यहाँ पर 2 अंक है 2 3, तो यहाँ पर 2 बार 9 पड़ेगा। तो 2323 में 23 घटेगा तो बच जाएगा कितना 2300 और नीचे 99। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे एक कक्षा की परीक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत अंक 44 पाया गया। बाद में पता चला कि 2 बार 25 को गलती से 33 दर्ज किया गया था और एक बार 36 को गलती से 34 दर्ज किया गया था। कक्षा का वास्तविक औसत अंक कितना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने गलती किया है 3 बार, 2 बार यहाँ किया 25 को 33 पढ़ा और एक बार यहाँ किया 36 को 34 पढ़ा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन्होंने क्या किया, यहाँ ये 25 काउंट करना था लेकिन 33 किया तो ज़्यादा कर लिया, तो सही औसत निकालने के लिए आपको उतना कम करना होगा। तो देखिए 25 से 33 8 ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर माइनस का 8 करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा गलती 2 बार किया है तो यहाँ पर 2 से गुना होगा। ठीक है, आगे अगर देखें तो ये 36 को 34 पढ़ा तो यहाँ पर 2 कम पढ़ा, तो सही औसत लाने के लिए आपको 2 वापस इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये गलती एक बार है, तो आप चाहे गुना 1 करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 16 माइनस में प्लस का 2, तो माइनस का 14 आ गया। ठीक है,
अब ये जो डिफरेंस आया है इसे क्या करना है, सभी विद्यार्थियों में बांटना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 35 है, तो 35 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा, घटा लेंगे 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, 2/5, यानी कि ये हो जाएगा 0.4 माइनस में। तो ये जो औसत है 44, इसमें 0.4 माइनस करना है। तो 44 में जब आप 0.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43.6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, जब एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो परिणाम 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोला का वो होता है 4πr², और पाई में आप जानते हैं ये 11 का मल्टीपल होता है। तो चेक कर लीजिए, सिंगल ऑप्शन तो ऐसा नहीं जो 11 का मल्टीपल है, तो आंसर आराम से हो जाएगा। तो यहाँ अगर चेक करें तो 0 13 ये नहीं है, यहाँ पर 6 और यहाँ 12 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 6 14, 9 4 13 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, 5 4 9 ये 11 का मल्टीपल निकला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसको जो बनाने का तरीका है ये क्या है, जो कह रहा है वही कर दीजिए, यानी गोला का आयतन का फॉर्मूला को पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला से डिवाइड करिए, बराबर 7 करिए। उसके बाद वहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। ठीक है, आगे इसके बाद 3 दिसंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x माइनस कोण y 40 डिग्री है, कोण y माइनस कोण z 25 डिग्री है। कोण z का x माइनस वाई से अनुपात कितना है। ठीक है, यानी हमें रेशियो निकालना है किसका, z का और इसका। ये देखिए x माइनस वाई आपको ऑलरेडी दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि z अनुपात 40 आपको फाइंड करना है। तो ये निकालने के लिए z का वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से आएगा। देखिए इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर y कॉमन है, तो मान लेंगे ये जो y है ये थीटा है। अगर y थीटा हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरफ जाएगा तो 40 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या, उसके बाद y तो आप माने ही है थीटा, और z कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर z है, अगर z को इस तरफ भेज दें प्लस में हो जाएगा, और 25 को इस तरफ ले आए और y का वैल्यू थीटा, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि थीटा माइनस 25 हो जाएगा z। अब ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का आप जोड़िए, थीटा 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 3 बार है तो यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ 40, यहाँ माइनस का 25, तो कुल मिला के ये प्लस का 15 होगा। इसको 180 के बराबर करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 180 में 15 घटाएंगे तो ये आएगा 165। इसको 3 से डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 55 आया, लेकिन हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें चाहिए जेड का वैल्यू। यहाँ पर रखेंगे जेड का वैल्यू निकालने के लिए, तो 55 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे तो 30/40, 0 कट जाएगा, 3/4 इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, जबकि व्यय में 10% की कमी आती है। यदि उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 था तो उसकी अंतिम बचत कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आय और व्यय का रेशियो दे रखा है 9:5, यानी इनकम अगर 9 यूनिट है तो इसका जो खर्च है वो कितना होगा, 5 यूनिट होगा। अगर 9 कमाता है 5 खर्च करता है तो बचाता है कितना है, 4 यूनिट। तो ये जो है आपका रेशियो है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या करिए, 0 1 1 लगा दीजिए सब में, क्योंकि हमें निकालना 60% और 10%। अब देखिए आय में जो है 60% का वृद्धि हुआ, पहले 90 था, 90 का 60% कितना होगा, 9 छाके 54, यानी 54 यूनिट इसका इनकम बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ है, व्यय में 10% की कमी आती है। व्यय पहले है 50, इसका 10% यानी 5 यूनिट इसका जो खर्च है वो कम हो गया। तो अब आप बताइए यहाँ पर इसका सेविंग में क्या परिवर्तन हुआ है, 54 इसका आय बढ़ा, और खर्च में भी इन्होंने 5 का कटौती किया, तो कुल मिला के इसका बचत कितना हो गया, 54 + 5 59 यूनिट इसका बचत बढ़ गया। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है हमारे पास, प्रारंभिक व्यय, और पूछ रहा अंतिम बचत। अंतिम बचत कितना हो जाएगा, देखिए पहले 40 था, बाद में जो बढ़ा 59, तो कुल मिला के ये हो गया 99 यूनिट, यानी 99 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। अब चाहे तो 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, ये है, ठीक है, ये भी है, ये भी, यानी सभी ऑप्शन 9 के मल्टीपल दे रखे हैं। 11 का चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप आराम से निकाल लीजिए। देखिए प्रारंभिक व्यय दे रखा है
15,500 अगर यहाँ देखें प्रारंभिक व्यय तो ये है 50 यूनिट। तो ये जो है 15,500 ये 50 यूनिट का वैल्यू है, हमें निकालना 99 का, तो 99 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जीरो काट देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 दिया 15 यानी 310 गुना 99 करना है। तो यहाँ पर जीरो आएगा और 9 1 का 9, लास्ट में 90 आना चाहिए कि ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको सरल करना है, तो सॉल्व कर लीजिए। ऊपर कितना आएगा, यहाँ भाग है, प्लस है, गुना है, माइनस है, तो पहले भाग करना होगा। 2 दूना 4 1 5/2, तो 5/2 है, भाग को गुना कर देंगे, इसको पलट देंगे यानी 8/5 हो जाएगा। कट जाएगा 5, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो कुल मिला के इसका वैल्यू 4 आ गया। इसके बाद ये गुना है तो 3 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, 1/2। और लास्ट में है माइनस का 5/6, तो 4 दूना 8 1 9 यानी ये हो गया आपका 9/2। 4 को हटा दीजिए, इसमें जोड़ दिए। अब इसको कैलकुलेट करिए। आप चाहें तो यहाँ पर 3 से गुना करके 6 बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 27 - 5 22, तो 22/6 हो गया ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 22 एक ही जगह है, आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नीचे अगर देखें तो 15 में 6 घटाएंगे 9, 9 का स्क्वायर है यहाँ, और 9 से डिवाइड करना, तो कुल मिला के यहाँ का वैल्यू 9 होगा। तो 1/2 में 9 जोड़ना है, तो 9 + 1/2 अगर आप करेंगे तो 18 1 19/2 मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, यानी ऊपर वाला 22/6, नीचे 19/2, तो ये हो जाएगा 22/6 गुना 2/19, 2 से 3 बार में, तो 22/19 या 57 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे इसको सरल करना, यानी इनमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो इसको लिखिए 2.34 पर यहाँ रेकरिंग है और यहाँ 89 पर रेकरिंग है, तो 34 आप 2-3 बार आगे रिपीट कर लीजिए क्योंकि हमें माइनस करना है, और यहाँ पर 1.89 आपको रिपीट करना है। ठीक है, छोड़ दीजिए यहीं तक। अब इसमें माइनस करिए, माइनस जब आप करते हैं तो 14 में से 9 घटा 5, यहाँ पर 12 में से 8 घटा 4, यहाँ पर 13 में से 9 घटा 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4, इधर 0, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर 0.44। ठीक है, 4 का रेकरिंग हो रहा है, तो इसको 0.4 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना है क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 4/9, तो 4/9 ऑप्शन नंबर बी में है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे विजय के हिंदी में प्राप्त अंकों का 2/5 भाग संस्कृत में उसके 1/3 अंकों से 5 अधिक है। साथ ही हिंदी के 5 गुना और संस्कृत के 5 गुना अंकों का योग 310 है। संस्कृत में उसके अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बनाना होगा आपको। क्या करा, हिंदी के अंक का 2/5 लिखेंगे, हिंदी का 2/5 ये किसके बराबर है, संस्कृत का 1/3। ठीक है, संस्कृत का 1/3 इससे 5 अधिक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करें, नहीं तो आप क्या करिए 5 और 3 दोनों का एलसीएम क्या है 15, तो 15 से आप पूरा इक्वेशन को गुना कर दीजिए। जब आप गुना करेंगे तो 5 दिया 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से 5 बार में कटेगा, 5 गुना एस, यहाँ पर 5s इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5s बराबर राइट साइड हो जाएगा 5 गुना 15 75, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन की अगर बात करें तो ये सीधा सीधा है 5 गुना हिंदी का 5 गुना संस्कृत का, इन दोनों का योगफल 310 है, तो यहाँ पर 5h प्लस 5s बराबर 310 लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें निकालना है संस्कृत का वैल्यू यानी s का वैल्यू, तो देखिए h निकाल लेते हैं क्योंकि निकालना आसान है, ये दोनों कट जाएगा जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11h और इस तरफ 385। 11 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3 5 यानी 35 बार में कट गया, h का वैल्यू 35 आ गया। इन्हीं एक इक्वेशन में रख लीजिए। अगर आप h का वैल्यू इसमें रखते हैं दूसरा इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा कितना 35 पंचे 175, तो 5s बराबर 310 माइनस 175 आएगा। s का वैल्यू कितना होगा घटा लीजिए, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और यहाँ 3, यहाँ पर 135 नीचे आ जाएगा 5, 5 से इसको कटाएंगे 27 बार में, तो संस्कृत का जो अंक है वो कितना है 27 है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे एक बेलनाकार पाइप जो दोनों सिरों से खुला है, इसका बाह्य व्यास
20 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 16 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। अब देख रहे हैं कि ये बेलनाकार पाइप है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये जो है एक पाइप है, तो यहाँ पर आपको पाई इंटू बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर करना होगा, इसके बाद एच से गुना करना होगा। ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू रखिए, पाई का मान 22/7 लेंगे। यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल है, चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये ऑप्शन है और ये भी है, यानी एक से अधिक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद बाह्य त्रिज्या कितना होगा, देखिए बाह्य व्यास है 20, तो त्रिज्या इसका आधा 10 हो जाएगा, और आंतरिक व्यास है 16, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लगेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर 10, 8, 6 का ट्रिपलेट जानते हैं, तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ताकि आप आराम से समझ जाए। इसके बाद एच है आपका 35, तो 35 यहाँ पर लेंगे, तो ये वैल्यू तो हो गया आपका कितना, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 7 से इसको कटाएंगे 5 बार में, तो 36 पंचे 180 गुना 22 करना है आपको, तो लास्ट में 0 आएगा। 18 दूना 36, 60 आना चाहिए लास्ट में, 2 ऑप्शन है, 18 दूना 36 बचा 3, 18 दूना 36, 3 39, 39, 60 ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। आगे इसको सरल करना है, तो ये सिंपल सवाल है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी मिलेगा, यानी कि 3x माइनस 4z मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एक सवाल पहले हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको गुना ये भी करना है, तो सिंपल सा अगर a माइनस बी ये है तो ये a प्लस बी हुआ, तो यहाँ पर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 3x का स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर ये हो जाएगा 16z का स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको समझना है। तो ये मान लीजिए मीनार है और ये जो है इसकी छाया की लंबाई है और ये दोनों इक्वल है। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं और आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।